बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, जिस मुल्क का दानिश्वर बददियानत हो जाए, उस मुल्क की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, वो इंतहाई मायूस कुन होती है। जैसे कि आज मोहतरम हामिद मीर साहब, सीनियर कॉलमिस्ट और एंकर पर्सन जो GNU से हैं, मेरे किसी दौर में बड़े पसंदीदा हुआ करते थे और मैं ये समझता था कि बड़ी हक सच की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मेरी लोगों को पहचानने की जो सलाहियत है वो कोई इतनी जानदार और इतनी अच्छी नहीं है। हामिद मीर साहब का आज का कॉलम पढ़ें तो उनके कॉलम का जो मंजर कशी है वो कुछ यूँ है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का जो साबिक़ा किरदार है वो इंतहाई गलीज़ और घटिया है और एक दूसरे पर घटिया तरीन इल्ज़ामात वो लगाया करते थे। और जहाँ वो घटिया तरीन इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते थे, एक दूसरे के साथ जुल्म करते थे, वहीं हामिद मीर साहब ये भी बयान करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पर भी उसी तरह का आज ये इल्ज़ाम लगा है। ये उसी तरह से है जैसे 1992 के वर्ल्ड कप की निशानियां सोशल मीडिया पर गिनवाई जा रही थी और ये कहा यह जा रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेकिन अभी तो सेमीफाइनल में पहुंचना भी वो ऐसे ही है जैसे चांद पर किसी को पहुंचना हो और वो भी को पाकिस्तानी हो। तो बहरहाल कहना ये चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि हामिद मीर साहब आप जो बात फरमा रहे हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात और एक दूसरे पर केसेस बनाए गए झूठे, मैं ये समझता हूं, ये आपकी राय है कि ये झूठे मुकदमात थे। मैं ये समझता हूं कि दोनों की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात एक दूसरे पर चोर और डाकू होने के वो बिल्कुल सच्चे हैं। मसला ये है कि अब ये आपस में मिल गए हैं। उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं कि हम राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो आपका कॉलम पढ़ के मुझे एक कहावत लतीफ़ा सा याद आ गया। हमारे एक दोस्त अक्सर महफ़िल में वो सुनाया करते हैं। लतीफ़ा कुछ यूँ है कि घर के तमाम अफराद घर में मौजूद थे तो एक घर में ख़ातून लड़की बार बार सबको ये कहती थी कि मुझे लगता है कि कल हमारे घर में एक फ़र्द कम होगा। जब बार बार उसने इस पर तज़किरा किया तो सब ने पूछा कि वो आपको कैसे लगता है। उसने कहा आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कल एक फ़र्द जो है वो कम होगा। रात को उस खातून ने ज़ाहिर है किसी के साथ अपना टाइम फ़िक्स किया था और बिलाखर वो घर से ज़ेवरात और नकदी लेकर फ़रार हो गई और अपने आशना के साथ घर से भाग गई। तो सुबह जहाँ घर वाले उसको ढूंढ रहे थे वहीं घर में कुछ हामिद मीर जैसा समझदार और इंतहाई काबिल आदमी भी मौजूद था जो ये कह रहा था कि बाकी छोड़ो कि जेवर भी चला गया और वो खातून भी चलेगी, लेकिन थी समझदार, पहले ही बता रही थी कि एक शख्स हम में से कल कम हो जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब की जो करतूत थे, जो कारनामे थे, वो ऐसे ही थे। उस पर किसी ने क्या कहना है, मुझे याद आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ही जो रहनुमा फैसलाबाद से हैं, मैं क्या नाम उनका लूँ, आप सबको पता है कि आबिद शेर अली और उनके वालिद क्या क्या राय रखते थे, क्या क्या अल्फाज उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर कही थी। अगर वो इल्ज़ामात गलत थे तो मुझे बताएं हामिद मीर साहब, आपने वो टॉक शो क्यों नहीं किया, उस पर बात करते, बताते कि आबिद शेर अली साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। उसके बाद मॉडल टाउन का जो वाक़या है उस पर कौन आंखें बंद कर सकता है। तो ये बेशुमार करतूत, बेशुमार ऐसे हालात थे जिन पर उनको पता था कि अब एहतसाब हो रहा है और ये बेलाग एहतसाब है। तो उस एहतसाब में उनका पकड़ा जाना यकीनी था, उसी तरह जिस तरह आपको ये यकीन है कि इनके पकड़े जाने के बाद मीडिया की बारी आएगी और मीडिया के भी उन लोगों से पूछा जाएगा कि ये माल कहाँ से आया, कहाँ से आए ये विले दुबई में और दीगर मुल्कों के अंदर। उसी तरह राना सनाउल्लाह साहब को भी ये यकीन था कि वो पकड़े जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर कौन कौन से केसेस थे, उन्होंने किस तरह से लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की, इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कल। लेकिन आज सिर्फ इतना है कि हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़ के इंतहाई तकलीफ़ हुई। पता नहीं, समझ नहीं आती राना सनाउल्लाह को बचाने के लिए इस तरह से हामिद मीर साहब मंजर पर आए हैं और इस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं। उन जैसे बेशुमार एंकर्स मौजूद हैं जो अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन हामिद मीर जैसे शख्स के लिए इस तरह का चीप हरकतें करना मुझे तो तकलीफ़ दे रहा है। पता नहीं लोगों को
کی اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ اسی طرح آپ کا انٹرویو جو آصف علی زرداری کے ساتھ تھا، مجھے یہ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر جو آئینی حق تھا آصف علی زرداری کا وہ تو ان کو مل گیا، تو کیا پروڈکشن آرڈر کے تحت ہی آصف علی زرداری کا انٹرویو ہو سکتا تھا؟ اور اگر یہ انٹرویو ہو سکتا تھا پھر تو آپ آئین کی شکیں اٹھا کے ہمیں اپنے ٹاک شو میں دکھائیں اور بتائیں کہ یہ اس شک کی وائلیشن ہے کہ آصف علی زرداری کا انٹرویو نشر نہیں ہونے دیا گیا۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک شخص جو ملزم ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں، لیکن ایک ملزم کو جب وہ زیر حراست ہو تو کیا ان کے لائیو انٹرویوز ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو دیکھنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچ کے مجھے کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ جب اس ملک کی ہسٹری لکھی جائے گی تو وہ ہسٹری لکھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کیا عرفان صدیقی صاحب ہوں گے، عطا اللہ قاسمی صاحب ہوں گے، حامد میر صاحب ہوں گے، یا اور دیگر بے شمار ایسے ہیں، سلیم بخاری صاحب، کس کا نام لوں؟ ایک لمبی لسٹ ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب، ایک بڑی فہرست ہے جو لکھنے میں بھی بڑے ماہر ہیں لیکن لکھتے ایسے ہیں جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں۔ تو آنے والی نسلیں اگر اس ہسٹری کو پڑھیں گی تو پھر تو یہی لگے گا کہ اس ملک کو لوٹنے والے ہی اس ملک کے ہیرو تھے۔ لیکن بہرحال سینہ بسینہ جو باتیں چلتی ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ یہی حقائق ہیں کہ اس ملک کو لوٹنے والوں کی سرپرستی کرنے کے لیے کچھ دانشور بھی موجود تھے، ان کے جو مالی مفادات تھے جب ان کی بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے مجھ جیسے ایک طالب علم کو تو تکلیف ہوگی، مجھ جیسے شخص کو تکلیف ہوگی، ان لوگوں کے متعلق ان کے جو کارنامے جب سامنے آئیں گے جن کو ہم بطور ہیرو سمجھتے تھے، جن کی تحریروں کو ہم پڑھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لکھنا ایک آرٹ ہے، کریکٹر بڑا اہم ہے۔ وہ اگر ہو تو آپ کی تحریر کے اندر جان نہ بھی ہو بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ دل سے جو نکلے وہ بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔